IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। नए हफ्ते की शुरुआत आईपीएल की बड़ी खबरों के साथ, और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि नए हफ्ते की शुरुआत में 3 टीमें आपको मिल चुकी हैं जो आईपीएल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और चौथी टीम का इंतजार है। लेकिन पिछले हफ्ते जहां कई बड़ी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कुछ युवा खिलाड़ियों ने महफिल लूटने का काम किया। खासतौर से हफ्ता खत्म होते होते यानी रविवार की रात मलिक एक ऐसे तेज गेंदबाज मिले कश्मीर के, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की और सबका दिल जीता। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, जिन्होंने पिछले हफ्ते मुझे लग रहा है सबसे बड़ा प्रदर्शन किया आईपीएल सीजन 14 के सेकंड फेज में। इसके अलावा और भी कई युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने दस्तक देना शुरू कर दिया है भारतीय टीम के लिए, और भारतीय सिलेक्टर्स के दरवाजे उन्होंने खटखटाने शुरू कर दिए हैं। आज कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मसलन, क्या आरसीबी पहली बार टूर्नामेंट जीतने के स्थिति में है? क्या दिल्ली और चेन्नई को रोकने का बूता आरसीबी दिखा पाएगी? चौथी टीम कौन सी होगी? किसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि शुक्रवार तक आपके जो क्वालिफाइंग मैचेस है खत्म हो जाएंगे और रविवार को पहला प्लेऑफ का मुकाबला खेला जाएगा। इन सभी विषयों पे बात करेंगे। यंगस्टर्स जिन्होंने दिल बहुत जीता है सबका, उन पर भी बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा करीम हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और अयाज सर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार। सबा भाई, पिछले हफ्ते की बात करें जो बीता है, आमतौर पर हम आईपीएल का पोस्टमार्टम करते हैं और ये तय करते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उन्होंने क्या किया। बट इस बार थोड़ी तस्वीर बदली है। इस बार हम थोड़ी प्लेऑफ की भी बात करेंगे और यंगस्टर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है हम उसकी भी बात करेंगे। पहले तो शुरुआत कर लेते हैं चेन्नई, दिल्ली और आरसीबी से। 3 टीमें जो पहले फेज में जो टॉप पर थी, लगभग वही 3 टीमें अभी भी टॉप पर नजर आ रही है। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सबा भाई? कंडीशंस के साथ एडॉप्ट करना इसको कहेंगे, या बाकी की टीमें इनको मैच नहीं कर पाई अभी तक फेज 2 में? मुझे लगता है कि ये दिखला रहा है कि जो बड़ी टीमें होती हैं वो कितनी जल्दी कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती हैं और उस प्रकार से अपने प्लेयर्स को खिलाती हैं। रिसोर्सेज को सही प्रकार से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, आरसीबी की बात करें, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की बात हम क्यों ना कर लें, परिवर्तन एक दो किए जाते हैं, पर कंडीशंस के हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं और उसी वजह से इन तीनों टीमों को सफलता मिली है। और जो दूसरी टीमें हैं वो अभी भी संघर्ष कर रही हैं। एक तो कंटेंशन में खड़े रहने के लिए कई टीमें बाहर हो गई हैं और इन सभी टीमों के लिए मुझे लगता है कि एक तरह से कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके ऊपर से अगर सिचुएशन जो है या कंडीशन जो है थोड़े बहुत टफ हो जाते हैं तो उनके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ यही देखने को मिला है अन्य टीमों के साथ। पर आपने बात छेड़ी थी राजीव के, जो विश्व कप के जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, वो परफॉर्म नहीं करे। मैं तो यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है वही खिलाड़ी इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अजीबोगरीब संकेत है भारतीय टीम के लिए, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, यशस्वी जायसवाल हो, शिवम दुबे हो। आपने उमरान मलिक की बात की कमाल की गेंदबाजी कर उन्होंने की है, जो गति उन्होंने मेंटेन की है। मैं तो यहाँ पर सवाल उठाने वाला था कि कहाँ इनको छुपा के क्यों रखा था सनराइजर्स ने। मुझे मालूम है कि उनको बाद में लिया गया था टीम में, पर वो नेट बॉलर थे, और अगर नेट बॉलर के समय उनको पिक किया गया था तो उनको तो आईपीएल शुरू होने के पहले ही टीम में रख लेना चाहिए था। अया सर, कैसे देख रहे हैं? जैसे सभा भाई कह रहे हैं कि जिनको नहीं चुना गया वही परफॉर्म कर रहे हैं, और वाकई पिछला हफ्ता तो पूरा ऐसे ही किया है, जहाँ पे अगर हम 15 खिलाड़ियों के प्रदर्शन निकालें जो वर्ल्ड कप के लिए चुने गए, उनमें से विराट को अगर आप छोड़ दे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, वो ना गेंदबाज हो ना बल्लेबाज। बड़ी विषम परिस्थिति है इस समय, और वो खिलाड़ी बार बार आपको ऐसा लग रहा है चुटकी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर यजवेंद्र चहल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो लगातार आरसीबी के लिए मैचेस जिता रहे हैं। विराट की आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे, भाई मैंने गलती क्या की थी? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सबसे इम्प्रेसिव परफॉर्मर रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने बहुत उनकी वजह से और ग्लेन मैक्सवेल की वजह से आरसीबी ने पहले विनिंग स्ट्रीक पे आ गया है और क्वालिफाई कर लिया है। तो ये दोनों का परफॉर्मेंस अहम रहा है आरसीबी के लिए। इनके अलावा अगर आप देखें तो विराट अच्छे फॉर्म में नजर आए, केएल राहुल एज अ बैट्समैन जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, बुमराह की गेंदबाजी अच्छी चल रही है, शमी की भी, बट सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, राहुल चहर, ये सब जो है उनका बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है।
और अगर आप देख लें जो बाहर रह गए खिलाड़ी, जैसे चहल की हमने बात किया, ऋतुराज गायकवाड़ इतना बेहतरीन फॉर्म शायद ही किसी का हमने देखा होगा पिछले 2-3 साल के टूर्नामेंट में। और ना सिर्फ जो जो कॉन्फिडेंस है उनका, क्लीन हिटिंग तो है ही, लेकिन जो आत्मविश्वास है वो सबसे इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिव्यू हो सकता है, लेकिन क्या आप मेजर बदलाव तो आप कर नहीं सकते हैं। 15 का स्क्वाड आपने किया है, 3 बैकअप में श्रेयस अय्यर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इशारा है सिलेक्टर्स की तरफ के कुछ जो है शायद जल्दबाजी कर ली या रॉन्ग असेसमेंट हो गया, और शायद के पिछला परफॉर्मेंस भी उनको उसमें सोच में लाना चाहिए था। बहरहाल अब ये है कि आईपीएल जैसे ही क्लाइमैक्स पे पहुंच रहा है, एक जगह बाकी है, और इसमें आपने कहा कि सवाल ने कहा कि जो बड़ी टीम है वो अपने आप को बड़ा अच्छी तरह से जल्दी एडजस्ट कर लेती है। मुंबई इंडियंस के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठ गया है। अभी भी मौका है अच्छा, और ना बोले आखिरी मैच उनकी है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, जो सबसे हल्की टीम रही है। तो अगर आप आखिरी मैच खेलते हैं, नेक्स्ट मैच जीतते हैं, आखिरी मैच खेलते हैं, नेक्स्ट सर रन बड़ा रेट मुश्किल हो गया मुंबई के लिए। 10 अंक हैं, दोनों मैच जीते भी हैं तो 14 अंक होंगे, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए अभी तो हाल फिलहाल। पर जो भी टीमें राजीव अंतिम स्पॉट में आएंगी उनका सिर्फ 14 ही पॉइंट होगा। हाँ। वहां पर अगर लड़ाई 14 होगी अंक नेट पे रन टाई रेट की। होता है, अगर 14 अंक पे टाई होता है, नेट रन रेट की होगी, और मुंबई इंडियंस के सामने नेट रन रेट होगा कि क्या अचीव करना है, तो एक मौका बनता है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आने वाली जो अगली मैच है वो जीते। सभा भाई, आईपीएल पर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट को लेकर एक सवाल आया और आपसे रिक्वेस्ट किया गया है। वसंत नारायण जी का ये सवाल है कि सभा भाई प्लीज आप बीसीसीआई से बात करें। आप दादा को जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी और वुमेन्स के लिए कराई जाए, क्योंकि और उसमें एक दिन भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर एक दिन ज्यादा होता है तो भारतीय टीम टेस्ट मैच जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, टेस्ट मैचेस अब शुरू हो गए हैं, तो वसंत ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके पहले इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय महिला टीम ने एक टेस्ट मैच खेला था, और ये ऐतिहासिक एक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला। पहली बार भारत ने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला, और ये टेस्ट मैचेस जो शुरू हुए हैं 2014 के बाद शुरू हुए हैं। और प्रयास यही है कि अब जब भी बायलैटरल एंगेजमेंट हो, उसमें जिस तरह से इस बार श्रृंखला ऑर्गेनाइज की गई थी मल्टी फॉर्मेट की, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हो, और उनमें कम से कम एक टेस्ट मैच खेला जाए। देखिए, महिलाओं की जो क्रिकेट होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें परेशानी ये है कि सिर्फ ये 3 या फिर न्यूजीलैंड को हम जोड़ दें, ये 4 टीमें ही हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। उसके अलावा और कोई भी नेशन टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है। तो आईसीसी की ये योजना है कि कम से कम दक्षिण अफ्रीका, जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है व्हाइट बॉल में, उनको भी इंक्लूड किया जाए। पर कई सारे देशों में अभी भी एमेच्योर क्रिकेट होता है, और वहां से टेस्ट क्रिकेट खिलवाना, इतना समय निकाल कर श्रृंखला पे जाना या इन्वॉल्व रहना कठिन हो जाता है वहां पर लड़कियों के लिए। तो चलिए, कम से कम प्रयास हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा टेस्ट मैचेस देखने को मिलेगा। रही आपने बात की थी कि 5 डे टेस्ट मैच के लिए, मैं उससे अभी भी वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 दिन में कम से कम 400 ओवर मिलते हैं टीमों को, प्लेयर्स को, और मेंस टीम को 5 दिन में पर 450 ही ओवर मिलते हैं, तो सिर्फ 50 ओवर का अंतर रहता है। मुझे लगता है कि प्रयास अब टीमों को ये करनी होगी कि उनको मानसिकता थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी। जिस प्रकार से मेंस क्रिकेट में रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है पिछले 1 दशक या फिर उससे ज्यादा से, आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स आने लगे हैं, बिकॉज सबके सब जो टीम्स हैं उनका अप्रोच बदल गया। वो अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलते हैं, वो तेज गति से रन बनाते हैं, ताकि उनके पास समय मिलता है 20 विकेट लेने का। तो उसी प्रकार का प्रयास यहाँ पर महिलाओं को भी करना पड़ेगा। और मेरे विचार में ये 4 दिन काफी हैं अभी भी एक रिजल्ट निकालने के लिए। हर्ष जैन का सवाल आया सर आपके लिए है। उनका कहना है, आया सर आपको क्या लगता है कि जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर उनका सवाल है कि पास परफॉर्मेंस में सिलेक्टर्स जो टीम चुनते हैं, आपको नहीं लगता कि मॉडर्न डे प्लेयर्स को पर ध्यान रख के टीम चुना जाना चाहिए? और फॉर्मेट बदलने की बात कही है। फिर मैं सबाक भाई के लिए भी सवाल, उनसे भी लूंगा सवाल, और ये सवाल उनके लिए कि T20 फॉर्मेट के लिए नया मॉडर्न सिलेक्शन होना चाहिए, जिसमें वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, देवेंद्र पडिक्कल जैसे यंगस्टर्स लाए जाए। पहले सर मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मेरे ख्याल से अलग अलग फॉर्मेट के लिए क्या अलग सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, ये सवाल उठा है। दुविधा फिलहाल जो सिलेक्शन कमेटी और जो उनका काम है वो ये है कि आप आईपीएल शुरू होने से पहले ही आपने टीम को सिलेक्ट कर लिया। वेंकटेश अय्यर किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं था कि वो आगे इस तरह का परफॉर्म करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत अच्छे इंक्लूजन हो जाते थे, क्योंकि गेंदबाजी भी कर अच्छे लेते, बैटिंग ऑलराउंडर भी हो कर सकते लेते हैं, हैं। ऐसा लग रहा है सर उनको देख के। हाँ, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, क्योंकि
बहुत ज्यादा भी आप जैसे एक अंग्रेजी में कहा था, टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द ब्रॉथ। फिर ये नहीं है कि सिलेक्टर्स में आपस में खींचातानी हो जाए। तो सिलेक्टर्स का काम ये होता है कि एक ओवरऑल टॉप विजन हो उनके पास स्काउट्स है जो जाके देखते हैं। सभा भाई, कसार साहब का एक सवाल है। गुड मॉर्निंग, एक तो वो बोल रहे हैं, और दूसरा उनका ये कहना है कि एसआरएच की जो सिचुएशन है उसको देखकर क्या आपको लग रहा है कि जितने प्लेयर्स हैं सारे के सारे प्लेयर्स वो ऑप्शन में डाल देंगे, ताकि वो पूरी इंटायर एक नई एसआरएच टीम हम देख सकें न्यू सीजन में? देखिए, इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं कि अब सबसे पहले हमें इंतजार करना होगा कि पॉलिसी क्या आती है इस बार बीसीसीआई की तरफ से, कितने प्लेयर्स अब रिटेन कर सकते हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। पर मेरे ख्याल में अगर सिर्फ हम राशिद खान को हटा दें तो और कोई भी खिलाड़ी मुझे लगता नहीं है कि एसआरएच रिटेन करना चाहेंगे। उनका प्रयास यही होगा कि एक पूरी तरह से नई टीम बनाई जाए, क्योंकि अब जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो कम से कम आपको न्यूक्लियस ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करें और सर्व करें। अब पिछला जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर सनराइजर्स ने कई सारे युवा प्लेयर्स के ऊपर भरोसा दिखाया था, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, प्रियम गर्ग हो गए, पर इन यंगस्टर्स ने भी परफॉर्म किया नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले साइकिल के लिए एक नए सिरे से टीम जरूर एसआरएच बनाना चाहेगा। और मेरे विचार में मे भी एक या दो प्लेयर को ही वो रिटेन करना चाहेंगे। सभा भाई, बसंत नारायण है, एक उनका सवाल है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जब से उनका सिलेक्शन हुआ है, और खासतौर से यजवेंद्र चहल को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। सबका ये कहना है कि यजवेंद्र चहल शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। अब देखिए, अब तो मुझे लगता है कि अब देर हो गई है। अब परिवर्तन के हम लोग बात करते आ रहे हैं, पर वो तभी हो पाएगा अगर जो आपने खिलाड़ियों को चुना है उनमें से कोई चोटिल हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए, एक और बात ये भी है कि कई बार, अब चहल की बात अलग है कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, पर जब राहुल चहर का चयन हुआ था उस समय राहुल चहर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और हम लोगों ने इन दोनों को देखा था श्रीलंका में, और वहां पर निश्चित रूप से राहुल चहर की गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही थी, और इसी बिना पर ही चयनकर्ताओं ने उनको उनको सेलेक्ट किया है। अब ये आईपीएल के सेकंड लेग में एक परिवर्तन देखने को मिला है, बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी में, जो कि अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अब उनको भी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, उनका जब चयन हुआ है वो उनका फॉर्म देखा जाएगा, उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर चांस मिलेगा। और एक और बात ये भी है राजीव, के अभी एक और सवाल उठाया गया था कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, पर अंत में जब आप वर्ल्ड कप का चयन करते हैं आपको अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। वहां पर आप जितने भी पुराने वाले वर्ल्ड कप विनर्स आप देखेंगे तो टीमें वही अच्छा करती हैं जिनमें अनुभव होता है ज्यादा T20 मैचेस खेलने का उस स्तर पर। और एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए राजीव, हम कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं कि क्वालिटी में, कंपटीशन में बहुत अंतर होता है आईपीएल में और वर्ल्ड कप में। अब देखिए, अगर हम ग्लोबल T20 लीग्स को देखेंगे तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो भारत के बाहर अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया, हंड्रेड्स हो गया, या फिर और जो T20 लीग होती है, पर वो जब आते हैं आईपीएल खेलने के लिए तो यहाँ पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। तो जो बाहर की जो लीग्स हैं उनके कंपटीशन, उनके क्वालिटी में और आईपीएल की क्वालिटी में अंतर है, और आईपीएल में और वर्ल्ड कप स्टेज पर जो क्रिकेट खेली जाती है उसमें अंतर होता है। तो इन चीजों का भी ध्यान देना होता है चयनकर्ताओं को। इसीलिए अंत में जब आप वर्ल्ड कप का चयन कर रहे होते हैं तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपके पास अनुभवी प्लेयर्स होने चाहिए, तभी आप वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ी चैंपियनशिप आप जीतेंगे। हर्षैन का एक सवाल है सभा भाई, उनका कहना है, इन स्पाइट ऑफ रनिंग बिहाइंड फुल एटीट्यूड एंड हाफ फिट पांड्या, सेलेक्टर्स शुड फोकस ऑन यूटिलिटी प्लेयर्स लाइक वेंकटेश शिवम दुबे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूं। मुंबई इंडियंस में भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं सभा भाई, और 6 के 6 फ्लॉप है। मुंबई 7वें नंबर पर, और क्या ये एक बड़ा डर दिखा रहा है कि आपको वर्ल्ड कप में क्या होगा? हाँ, एक चिंता का विषय जरूर हो गया है अब राजीव, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये जो खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस के जिनका चयन हुआ है भारतीय टीम में, वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वही फॉर्म आप T20 में भी लेकर जाएंगे। और अंत में अगर आपका फॉर्म नहीं है तो फिर कई सारी चीजों से आपको जूझना पड़ता है वर्ल्ड कप स्टेज पर। तो ये चिंता का विषय जरूर है। अभी भी मुझे लगता है कि 2 मैचेस बाकी हैं, वहां पर अगर ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तब उनके पास वो फॉर्म वापस आ सकता है और वो अच्छा प्रदर्शन देंगे वर्ल्ड कप में भी। पर इस समय मुझे लगता है कि एक कंसर्न जरूर है भारतीय टीम के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर।
तुरंत वापस आते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. खेल नीति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे हैं टीम इंडिया के सिलेक्शन पर, लगातार उन खिलाड़ियों पर बातचीत कर रहे हैं जो T20 स्क्वाड में तो हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद औसत रहा है आईपीएल के फेज 2 में। अब बात थोड़ी यंगस्टर्स भी कर ली जाए यहाँ पर। अया सर, ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह की बैटिंग की और जो फॉर्म दिखाया है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस कतई नहीं है यूएई में, आपको अलग अलग तरह की विकेट्स मिल रही हैं, शारजा, दुबई जाए, अबू धाबी जाए, बट एक बल्लेबाज है जो हर जगह रन बना रहा है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, मेरे ख्याल से देखिए, बहुत अगर आप पिछले सीजन से भी तुलना कर ले तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा गया है, ऊपर की तरफ गया है। और उसकी वजह ये शायद वो अपनी खुद की गेंद बहुत अच्छी तरह समझते हैं, स्टडी बहुत अच्छा करते हैं, सामने वाली जो है गेंदबाज या सामने वाली टीम उसके बारे में स्टडी करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं पावर प्ले का। क्योंकि जब तक के ऐसी पिचेस पर जैसे गेम जो है, बॉल जो है सॉफ्ट होता है तो स्ट्रोक्स खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो पहले 6 ओवर में ही फ्लाइंग स्टार्ट ले लेते हैं, उसके बाद जो है उनमें सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत बढ़िया है। तो जिनके पास टाइमिंग हो उनको ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पावर यूज करें, अगर टाइमिंग सही है तो और गैप्स निकालने की अपने क्षमता है तो ऐसे बल्लेबाज को रोकना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली दावा रख रहे हैं आने वाले वर्ल्ड कप में, यानी अगले साल जो 1 साल के बाद ही होने वाला है, तो उस टीम में पहुंच जाए। क्योंकि बहुत जल्द बायलैटरल T20 सीरीज भी होगी, वहां पर शायद उनको मौका दिया जाएगा और ऐसी ही कंसिस्टेंसी रही तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल समा भाई, एक जो बल्लेबाजी में उनके क्लास नजर आता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया जो मैचेस देखे, कि वो स्ट्रेट बैट से ज्यादा हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने की कम कोशिश करते हैं। क्या ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है? ये स्टेप आउट भी करते हैं तो सामने कोशिश रहती है उनकी वी शेप में खेलें। क्या ये उनकी बल्लेबाजी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेट बैट से खेलना, हॉरिजॉन्टल शॉट्स बहुत कम वो खेलते हैं? हाँ, सही कहा राजीव आपने कि अगर आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं आपके कि आप बॉल को मिडिल भी करेंगे। उससे बड़ी बात मुझे नजर आती है उनका गेम प्लान। उनका गेम प्लान उनको पता है किस तरह से उनको अपनी पारी कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर आप पावर प्ले की बात करें तो उनको पता है कौन कौन से शॉट्स मुझे खेलने हैं, कहाँ पर मुझे ज्यादा सफलता मिलेगी। जब पावर प्ले खत्म होता है और फील्ड जब फैला दी जाती है तब वो फील्ड के मुताबिक शॉट्स खेलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो स्टेप आउट करते हैं लेग स्पिनर्स को, लेग स्पिनर को खास करके। और इतने सारे लेग स्पिनर्स हैं इस समय आईपीएल में, सभी के पास अलग अलग किस्म का वेरिएशन है, पर उन सब चीजों को बहुत जल्दी वो रीड करते हैं और तभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप आउट करके सीधा छक्का उन्होंने कई सारे लगाए हैं इस आईपीएल में। तो ये खिलाड़ी मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो मल्टी फॉर्मेट आने वाले समय में खेल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन इंडिया ए के लिए रेड बॉल क्रिकेट में भी काफी अच्छा रहा है और इनको काफी दिनों से ट्रैक किया जा रहा है। इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, अच्छा प्रदर्शन वहां पे भी रहा है और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जिस तरह से उन्होंने T20 में बल्लेबाजी की है। और बैक टू बैक ये 2 सीजन हो गया है राजीव जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार प्रदर्शन रहा है। और मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जब आप नए खिलाड़ी को भारतीय टीम में मौका दे रहे हैं तो उनका कम से कम 2 सीजन आप देख लें, उसके बाद ही उनको आप मौका दें। क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो 1 सीजन या फिर 4-5 मैचेस में अच्छा करते हैं और फिर वो गायब से हो जाते हैं। पर ऐसा खिलाड़ी जो युवा है और जिसने 2 सीजन बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म किया है, उस पर हम लोग जरूर भरोसा दिखा सकते हैं और उसका आने वाले समय में चयन होना चाहिए भारतीय टीम। अया सर, फाइनलिस्ट का प्रेडिक्शन भी आने लगा है। पृथ्वी एक हमारे व्यूअर हैं जो हमारे साथ लगातार होते हैं, उनका कहना है चेन्नई वर्सेस दिल्ली होगा फाइनल। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फाइनल तो आज ही एक खेला जाएगा, जहाँ पे लीग मैच है आज दिल्ली और चेन्नई का। बड़ा ही दुनिया भर की निगाहें टिकी है इस मुकाबले, क्योंकि पॉइंट टैली में ये दोनों टीमें नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। नेट रन रेट जो है वो बेहद कमाल है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अगर आया सर हरजैन का भी ले लें तो उनका ये कहना है कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से क्या शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज जो फेज 2 में वन साइडेडली मैच जिता रहे थे दिल्ली को, वो खराब दौर से गुजरने लगे हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो गया है? लैक ऑफ मोटिवेशन तो हम नहीं कह सकते हैं कि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ इस वजह से उनके रन नहीं बन रहे, क्योंकि इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए कि आप एक तो आईपीएल खेल रहे हैं, दूसरे दोनों ही रनिंग में है इंडिया की जगह वापस स्थान प्राप्त करने के लिए, इंडिया की टीम में आने के लिए। और तीसरी है, ये भी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी फिलहाल
कि दिल्ली ने कभी भी आईपीएल टाइटल जीता नहीं है, तो अगर जीतना है तो इन दोनों को अच्छा परफॉर्म करना मेरे ख्याल से बनता है, और इसकी वजह से इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। जहां तक फाइनलिस्ट का सवाल है, फिलहाल तो दोनों ही टॉप ऑफ द टेबल है 18 पॉइंट से। अगर दोनों ही ये इसी पोजीशन में फिनिश करते हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो 2 मौके मिलते हैं फाइनल में जाने के लिए, और यही उनकी कोशिश रहेगी। आरसीबी की भी कोशिश रहेगी कि किसी तरह वो टॉप 2 में ब्रेक इन कर ले, तो एक मौका और मिलता है, एक एडवांटेज है, क्योंकि फॉर्मेट में नंबर 1 खेलता है नंबर 2 से, और नंबर 3 नंबर 4 से, और फिर लूजर नंबर 1 और 2 का एक और मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से फाइनलिस्ट अभी तक तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑलराउंड टीम्स है, हर जगह के लिए उनके पास प्लेयर्स है। ये अलग बात है कि शॉ और धवन का फॉर्म सेकंड फेज में हल्का हो गया है, लेकिन अगर आप सीएसके का देखें तो फैफ डू प्लेसी और ऋतुराज के बाद मोइन अली जो है कैमियोज खेल रहे हैं, सुरेश रैना नहीं चल पा रहे हैं, अंबती रायडू नहीं चले, धोनी ने कुछ खास रन नहीं बनाया, फिर आती है बैटिंग जडेजा पे संभालने के लिए। तो दोनों की बैटिंग साइड्स में थोड़ा सा हल्कापन है, और गेंदबाजी में दिल्ली के पास 2 एक्सप्रेस बॉलर्स है, नॉर्के और रबाडा, जो परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को इन दी एयर, क्योंकि उनकी गति इतनी तेज है, वो पिच पे डिपेंड नहीं कर रहे इतना ज्यादा। वेरिएशन भी है उनके पास, लेकिन पेस है। और जहां तक सीएसके है, उनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी एक है, अगर वो फॉर्म में आते हैं तो सैम करन। सबसे ज्यादा उनकी जो सबसे मजबूत कड़ी है गेंदबाजी में, वो है ड्वेन ब्रावो, जो इन एंड आउट रहे टीम, शायद उन्हें शील्ड किया जा रहा है फिटनेस की वजह से, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है बड़ी मैचेस के लिए, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो बॉलिंग अटैक सीएसके की हल्की हो जाती है। सवा भाई, जिम हमारे एक नए व्यूअर जुड़ा है हमारे साथ, उनका पूछना है कि पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो क्या टीम का बैलेंस, मुंबई का तो खराब हो ही रहा है, क्या भारतीय टीम का भी बैलेंस खराब हो जाएगा? हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को टीम में लिया गया है एक सिक्स बॉलर के रूप में। और अगर आप सभी टीमों को देखेंगे तो टीम का जो चयन होता है, 11 का जो चयन होता है, उसमें आपका प्रयास ये होता है कि 5 रेगुलर बॉलर्स रहें और कम से कम एक सिक्स बॉलर रहे, जो इन पांचों में से अगर किसी ने खराब गेंदबाजी कर ली तो उसके 2 या 3 ओवर जो कर पाए। और अगर हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर भारतीय टीम का जो संतुलन है वो निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस का भी। अब मुझे तो इंतजार है कि आने वाले 2 मैचेस में कम से कम हार्दिक पांड्या 2 या 3 ओवर भी डाल लेते हैं, तब मुझे लगता है कि सही रहेगा उनके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। प्रथम मालवीय है, एक हमारे साथ व्यूअर नए जुड़े हैं सभा भाई, उनसे पूछना है कि डीसी टीम के लिए ट्रायल कैसे दिया जाए? मुझे लगता है आप हमारी जो डीसी की वेबसाइट है उस पर आप सारी खबरें आ जाएंगी, और जैसे ही हम लोग कभी भी ट्रायल्स करेंगे या प्रैक्टिस मैचेस रखेंगे तब उस हिसाब से हम लोग खिलाड़ियों को इनवाइट करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि सभी खिलाड़ियों को मौका मिले, और जो हमारे नज़र में, हमारे जो स्काउट्स हैं उनके नज़र में जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, या जो खिलाड़ी हमें लगता है कि वो T20 के लिए सही हो पाएगा आने वाले समय में, उसको हम लोग इनवाइट करते हैं। आयात सर, पृथ्वी का एक सवाल है पृथ्वी शॉ को लेके। उनका कहना है कि पृथ्वी शॉ को हाइप बहुत ज्यादा किया गया, आपको भी यही लगता है? देखिए, हाइप तो है, क्योंकि जूनियर क्रिकेट से बहुत बड़े स्कोर बना रहे थे और मुंबई से आते हैं, सब हर जगह कंपैरिजन होगा, पृथ्वी शॉ हो या सरफराज खान हो या जो भी हो, कि भाई अरे तेंदुलकर के बाद जो नया टैलेंट आया वो ये है, क्योंकि 15-16 साल से बड़े स्कोर बना रहे हैं। एक उनका है कि शायद स्ट्रोक सिलेक्शन अभी भी एक मसला रह गया है। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, जब ऑन टॉप रहते हैं, जब अच्छे फॉर्म में रहते हैं, अच्छे लय में है, तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। बहुत तेज रन बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका जो है देखने में, खेलने का अंदाज भी अच्छा है, देखने में भी बहुत बेहतरीन लगता है। लेकिन अगर स्ट्रोक सिलेक्शन किसी दिन नहीं चलता है, और इस सेकंड फेज में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोक सिलेक्शन उनका हल्का रहा है, तो फिर वो गैप्स के बजाय आप फील्डर के सामने, फील्डर को ही के पास आउट हो जाए, तो उसमें मेरे ख्याल से ना टीम का फायदा है ना उनका। अब ये है कि बहाने नहीं बन सकते इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से टेस्ट क्रिकेट भी खेले, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं, जगह खो दी है। जगह प्राप्त करने की, इंडियन टीम में वापसी करने के लिए एक ही रास्ता है, वो आप जाके रन कंसिस्टेंटली बनाएं, और ये नहीं है कि 20-25 बना के आप आउट हो जाए। अगर आप हाई स्कोरिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए राहुल और रोहित नहीं है कंपटीशन, फिर ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर वगैरह, आप
उनसे कम्पीट कर रहे हैं। राहुल और रोहित तो फिर बहुत ऊंचाई पर है, आप उनको उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तो दम निकल जाएगा। सभा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव आया है कसार साहब की तरफ से कि विद द ह्यूज पूल ऑफ प्लेयर्स शुड इंडियन सेलेक्टर्स थिंक ऑफ प्लेइंग अ टूर्नामेंट like challenger series often in both the white ball formats which might give players even better exposure. देखिए, उसके लिए समय ज्यादा है नहीं। यहाँ पर हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो विंडो है वो काफी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि मॉनसून की वजह से हमारा जो सीजन है वो देर में शुरू होता है। फिर अप्रैल में आपके आईपीएल मैचेस शुरू हो जाते हैं और इसी में कई सारे मैचेस कराने होते हैं बीसीसीआई को, और तीनों फॉर्मेट के मैचेस होते हैं। T20 भी है, वनडे क्रिकेट भी है और फिर मल्टी डे क्रिकेट भी है, और फिर हमारे कई सारे एज ग्रुप लेवल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं। अब स्टेट ए के मैचेस शुरू हो जाएंगे, फिर अंडर 19 है, अंडर 16 है। उसी वजह से अब देखिए, अभी प्रयास ये है बीसीसीआई की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए। अब हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो इंटर स्टेट मैचेस होते हैं, उसके बाद जैसे जो कि विजय हजारे टूर्नामेंट होता है, वहां से टीम्स क्वालिफाई करती हैं, फिर वो नॉकआउट फेज में आती हैं, फिर वहां पर वो मैचेस होते हैं। तो मैचेस बहुत सारे हैं यहाँ। और अभी जो अब हम आईपीएल में जो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, हम जो यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं भारतीय भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट से, वो उनका वो वही प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट अपने स्टेट के लिए, और वहीं से उनका चयन होता है, या फिर इंडिया ए के लिए खेलते हैं। तो ऐसा कोई नया खिलाड़ी आता नहीं है, वैसे ही खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट का, और वहां से कई सारे युवा प्लेयर्स मिल रहे हैं चयनकर्ताओं को, आईपीएल टीमों को, और इसी वजह से हमारी जो क्वालिटी है प्लेयर्स की वो हमेशा बढ़ती जा रही है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा हो गया है इस समय। प्लेयर्स इंडिया में इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खास करके, और जो अलग अलग एज ग्रुप है कि 365 दिन इनफ नहीं है। आप कितने मैचेस कितने प्लेयर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे ख्याल से काफी मौका मिलता है, लेकिन प्लेयर्स की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब किस तरह से इसको हैंडल करना, ये एक सोल्यूशन जो आपने बताया या जो आपके व्यूअर ने पूछा है, ये हो सकता है। आप देखें कि बास्केटबॉल एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो अमेरिका में खेला जाता था, या बेसबॉल, उनकी लीग अमेरिका में ही होती थी। वर्ल्ड सीरीज जो है वो आपस में टीम बना के खेलते थे, क्योंकि बाकी जो है देश इतना बेसबॉल नहीं खेलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं जूनियर क्रिकेट के लिए। एट द इंटरनेशनल लेवल मेरे ख्याल से आईसीसी जो है, जिस तरह से फ्यूचर स्टोर्स प्रोग्राम बनता है, उसके साथ आपको चलना होगा। लेकिन ये एक सर दर्द है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं इंडिया में कि सबको अकोमोडेट करना और मौका देना ये बहुत मुश्किल है। अया सर, एक मुश्किल में मैं आपको डाल देता हूँ। हरजैन का ये सवाल है कि कॉन्टेस्ट बिटवीन राजकुमार सर आरसीबी एंड सभा सर डीसी विल बी वॉच आउट फॉर। तो आप किस टीम के साथ जाएंगे, सभा भाई की टीम या राजकुमार सर की टीम? देखिए, आज राजकुमार है नहीं, तो मैं कहूंगा मैं सभा के साथ जाऊंगा। अगर राजकुमार पर आज आरसीबी और डीसी का मैच नहीं है, आज तो डीसी और सीएसके का मैच है। टूर्नामेंट का पूछ रहे हैं। हाँ, पर आने वाले में ये जो लास्ट लीग मैच है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर मुझे लगता है कि आरसीबी का मुकाबला है डीसी के साथ। देखिए, आरसीबी के पास बहुत बढ़िया मौका है नंबर 1 टीम बनने का, क्योंकि अगर वो 2 मैचेस जीत जाते हैं तो उनके 20 अंक हो जाएंगे, और डीसी की कोशिश यही है कि वो कम से कम टॉप 2 में क्वालिफाई करें, और इसीलिए आने वाले ये 2 मैचेस हैं, विशेष करके आज का मैच बहुत जरूरी है डीसी के लिए जीतना। अगर हम आज सीएसके को हरा देते हैं तो हम निश्चित रूप से नंबर 1 या नंबर 2 की पैदान पर जरूर पहुंच जाएंगे। 2 सवाल एक साथ सभा भाई मैं क्लब करके लेना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक तो हर्षयान का सवाल है सभा सर कि वाई ऋषभ पंत इज सो हरी इन पिच, और दूसरा जिम का भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ऋषभ पंत आने वाले मैचेस में 1-2 मैच फिनिशिंग इनिंग खेल के अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं ऋषभ पंत। देखिए, विकेट बहुत ज्यादा कठिन है। अब अगर हम पूरे टूर्नामेंट में देखें, सेकंड लेग में मिडिल ऑर्डर में अगर हम ध्यान देंगे तो फिर चंद ही प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जैसे श्रेयस अय्यर हो गए या ग्लेन मैक्सवेल हो गए, उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं, जिनको मिडिल ओवर्स में आकर बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। तो ऋषभ का प्रयास यही है कि वो मिडिल ओवर्स में थोड़ा संभल कर बैटिंग करें और अच्छी तरह से मैच को फिनिश करें, या फिर अंतिम के ओवर्स ठीक प्रकार से खेलें। वो हो नहीं पा रहा है, तो प्रयास अभी भी है।
कप्तानी के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि वो ठीक प्रकार से कप्तानी कर रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए, उतना आसान होता नहीं है मिडिल ओवर्स में आके बैटिंग करना। तो उनकी कोशिश यही है कि वो अंतिम के ओवर्स भी खेलें, और इसी में कई बार बड़े-बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में वो आउट हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीच-बीच में जो छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ऋषभ पंत का, उसका फायदा जरूर हुआ है डीसी को। चेन्नई वर्सेस डीसी आज मुकाबला आया सर, और ये वाकई लड़ाई इस वजह से भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं ये दोनों टीमें फाइनल में भी भिड़ सकती हैं। क्या ट्रेलर के तौर पे इसको आज देखा जाए, या इस तरह से इसको देखा जाए कि जीतने वाली टीम टॉप 2 में अपनी जगह लगभग सिक्योर कर लेगी? मेरे ख्याल से चेन्नई बहुत मजबूत टीम नजर आई है, खास करके इस फेज में। एक बड़ा स्कोर बनाने के बाद हारी राजस्थान के खिलाफ, ये एक तकलीफ का विषय है। जैसा मैंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा स्टार्ट मिलता है, उसके बाद कंसोलिडेशन चाहिए और फिर फिनिश चाहिए अच्छा। लेकिन अगर बीच में आप 2-3 विकेट खो देते हैं तो फिर एक प्रेशर बन जाता है लोअर ऑर्डर पर। आपके पास बिल्कुल सपाट विकेट हो, 190 भी हमने देखा कि इनफ नहीं होते, खास करके अगर ड्वेन ब्रावो नहीं खेल रहे। तो मेरे ख्याल से इस मैच में सीएसके को फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए वो टॉप 2 में फिनिश करें किसी तरह भी। अगर आप वो चांस पे छोड़ देते हैं तो वो उसका एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि 3 या 4 पे अगर आप फिनिश करते तो आपके पास एक ही मौका है आगे जाने के लिए, और वो यानी 2 बार आपको खेलना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। सभा भाई चलते थे, एक सवाल जो जहन में आता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को रोकने के लिए डीसी के फास्ट बॉलर्स क्या करेंगे? आवेश खान हो, रबाडा हो या नौकियो हो, क्योंकि अभी तक उनको टेस्ट शॉर्ट पिच गेंदबाजी में बहुत कम टेस्ट हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है आज एक नई रणनीति हम देख पाएंगे? नौकिए, रबाडा और आवेश खान इनकमिंग डिलीवरीज जो आपकी चेस्ट की तरफ आती हो, कमर की तरफ आती हो, वो रियल टेस्ट होगा आज ऋतुराज गायकवाड़ का? मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी जरूर आज डीसी को अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए सब लोग कहते हैं कि जितनी गति तेज होती है उतना मजा आता है T20 में शॉट लगाने में, पर वो तब आता है जब आपको जगह मिले, बोथ ऑफ स्टंप के बाहर और लेग स्टंप के बाहर। पर अगर गति है और अगर आप बॉडी की तरफ शेप करके बॉल डाल रहे हैं तो फिर वहां पर कठिनाई होती है हर एक बल्लेबाज को। किसी भी बैट्समैन को एक्स्ट्रा स्पीड पसंद नहीं है, और नॉट के एक करीब 148 या फिर 150 क्लिक्स से गेंदबाजी वो करते हैं। रबाडा की भी कुछ वही हाल है। और हम लोग यहाँ पर आवेश खान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी टीमों में अगर देखा जाए तो एक ऐसा भारतीय पेस बॉलर है जो स्पीयरहेड कर सकता है अटैक को, जिसने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की है। और आवेश खान का जो इंक्लूजन रहा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है डीसी को। तो हाँ, तो डीसी के पास ये 3 पेस बॉलर्स हैं जो अटैक कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और सीएसके को। चलते चलते आया सर, एक कमेंट मैं आपका मलिक पे चाहूंगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक ऐसी जगह से गेंदबाज डालता आगे यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। कैसे आप देखते हैं अरमान मलिक ने जिस तरह का ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? बहुत बेहतरीन टैलेंट नजर आए। अब इसके बाद क्योंकि एक्सपोजर मिल गया है और ये मेरे ख्याल से सबके रडार में अब आ गए हैं, तो अब ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको ज्यादा मौके मिले, और उसके बाद जब मौका मिलता है तो आप पूरे मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि सिर्फ पेस जो है वो आपको इमीडिएटली सबको इम्प्रेस करेगी। उसके बाद आप किस तरह से पेस को कैपिटलाइज कर सकते हैं और विकेट्स निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली गेम यही है, बल्लेबाज जो है वो रन बनाएगा और जो गेंदबाज है वो विकेट लेगा। अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो फिर आप बहुत से ऐसे बॉलर जो आए और गए। तो अरमान मलिक के लिए बहुत अच्छा मौका है ये अपने आप को इम्पैक्ट बनाने का। सभा भाई चलते चलते जिस लेंथ पे वो कल गेंद डाल रहे थे, नीतीश राणा जो कट मारने जा रहे थे लेट हो जा रहे थे, मैंने देखा। क्या ये स्पीड की वजह से? कैसे देखते हैं आप ये? स्पीड की ही वजह से है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर स्पीड है आपके पास और आपका डिसिप्लिन है लाइन और लेंथ में, तो आप हमेशा परेशान करेंगे। अभी धीरे धीरे और बहुत कुछ डेवलप करना है, पर स्पीड को कभी भी आपको कर्टेल करने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा इस पेस बॉलर को नहीं सोचना होगा कि स्पीड कम करके हम डिसिप्लिन ले आए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपकी जो यूएसपी है वो स्पीड है, इसी पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी, और ज्यादा स्किल लाना होगा, और ज्यादा आपको वेरिएशंस लाने होंगे, ताकि आप और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दे पाए। और मुझे लगता है ये जेएनके के जो खिलाड़ी हैं, इसमें इरफान पठान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इरफान ने कई सारे जेएनके के प्लेयर्स को प्रयास किया है कि उनको आईपीएल में एंट्री मिली। इसके पहले अब्दुल समद भी सनराइजर्स के लिए खेल रहे हैं, और अभी अरमान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। और जो प्रतिभा देखने को मिल रही है, जो गति देखने को मिल रही है, इसको अब बस ठीक से गाइड करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनका नाम हम लोग और ज्यादा सुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, आया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली पिछले हफ्ते में। 3 टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया है, कुछ यंगस्टर्स ने धमाल किया, कमाल किया, और वहीं
भारतीय टीम में जो स्क्वाड में शामिल है उनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों ने निराश किया। अब ये हफ्ता क्या खुशियां लेके आता है टीम इंडिया के में जो चुने गए, जो स्क्वाड में चुने गए खिलाड़ी, वो क्या कुछ करते हैं, अगले 5 दिन में कौन सी टीम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके टॉप 4 में पहुंचती है, इसका लगातार हम एनालिसिस करते रहेंगे, लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र पे। इसके अलावा आप अयाज सर को भी सीधे सवाल भेज सकते हैं @cricketballa, उनकी ट्विटर के हैंडल का नाम है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं खेल नीति के IBM podcast.com पर, IBM के ऐप पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IBM Podcast Network. On FinTalks at Bob World, hosted by Akhil Handa, the Chief Digital Officer at Bank of Baroda, he talks to Vinay Bagri, co-founder and CEO at Neo. They discuss the neobank revolution in India. Really interesting conversation. Do check that out. On The Longest Constitution, Priya sheds light on how the illegality of sex work was challenged in court under the right to practice trade. On Smarter with Sid, we look at why Siddharth thinks mise en play is an important concept and what we can learn from it. On Agla Station Adulthood, join Ritasha and Ayushi as they talk about how decision-making is such a humongous task and how we can organize thoughts to take better decisions. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intel. We appreciate the support. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.